बहुत सारे जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि सर रिटर्न में तो मार्क्स हम अच्छे ले आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो हैं वो दिक्कतें हमें आती हैं या इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आते। और उनको लगता है कि यह जो मिस्टेक है वह हिंदी मीडियम के कारण हो रही है। ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि इंटरव्यू का जो बोर्ड है वह लैंग्वेज या मीडियम देखने के लिए नहीं बैठा है। उनका काम है आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट करना। तो जैसे जैसे हम इंटरव्यूज वन ऑन वन के मॉक लेते जा रहे हैं, पिछले जो हमारे पास्ट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू को पास किया, अच्छी रैंक लाई, उनसे हमें एक ही चीज जो है वो देखने को मिली और समझने को मिली, वो ये है कि पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बारे में मैं फिर से कहूंगा, आप जो भी बात करें उसमें आपका ओपिनियन क्रिस्टल क्लियर हो, आप जो भी सोचें वह स्ट्रक्चर्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं इंग्लिश में, बात का जवाब दे रहे हैं हिंदी में, या आप सोच रहे हैं हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करते करते जो है उसका जवाब इंग्लिश में दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। उसके कारण आप वहां पर अटकोगे और जैसे ही आपकी लैंग्वेज में वहां पर थोड़ा सा भी व्यवधान हुआ, दिक्कतें आपको पेश आएंगी। इसलिए ये जो लेक्चर है उसको आप सुने। मैं एक और चीज कह देता हूं, हमारे इंटरव्यू संबंधी जो भी लेक्चर्स हैं वो आरएस जंक्शन की एप्लीकेशन पर मौजूद हैं इंटरव्यू के प्रोग्राम में। और इसी के साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरएस जंक्शन स्टडीज के नाम से, वहां पर भी इंटरव्यू के बारे में हमेशा पोस्ट आती हैं, जिनमें जो भी रोजाना मैटर चलता है एक तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, जो अखबारों की खबरें हैं, जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज हैं, गवर्नमेंट जितने भाई काम करती हैं उनकी स्कीम्स, सारी चीजें। उसके साथ आपका प्रशासन में किस तरीके का उत्तरदायित्व रहता है, आप प्रशासन में जाना ही क्यों चाहते हैं, और आपने जो सब्जेक्ट पढ़ी है वो प्रशासन में कैसे काम आ सकती है, आपने कोई सरकारी नौकरी अभी तक की है उसको छोड़ करके आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं, कई सारी सिचुएशनल क्वेश्चन कि अगर आप उस सिचुएशन में ये होते तो क्या करते। ये सब हम जो हैं रोजाना की रोजाना आपको टेलीग्राम पर इंटरव्यू की हेल्प के लिए लाते हैं। इसमें वो भी सवाल होते हैं जो कि आपको लगता है कि सर हमें इसका बारे में आप आंसर दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे जो वन ऑन वन के मॉक सेशंस हैं, उस वन ऑन वन के मॉक सेशंस में भी हमें आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करना तथा आपके खुद के भी कोई सवाल हैं जिसके आपको आंसर लगता है कि मैं इसका आंसर दूं कैसे, तो उसको भी बताने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए हम जब स्टार्ट करें तो फिर से आपको मैं बता देता हूं टॉपिक क्या है। टॉपिक ये कहता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं ये गलती ना करें, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारी पहली लेक्चर की, और ये जो है वो ये कहता है कि हिंदी मीडियम की कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैंने फिर से कहा, आप दिमाग में ये प्रिजुडिस नहीं पालें कि हमारा ये मीडियम है और हमारे नंबर नहीं आएंगे। नो, ऐसा नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, और आपने कई बार सुना होगा स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि थोड़ा सा इंग्लिश बोल के बताइए, थोड़ा सा हिंदी बोल के बताइए, या आपकी लोकल लैंग्वेज बोल के बताइए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको मल्टीपल लैंग्वेज में, और जब तक आप उस एरिया की लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानेंगे तब दिक्कत आपको फेस हो सकती है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं यह कॉमन मिस्टेक जो करते हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात, वो जो बड़ी समस्या होती है उनके साथ वो होता है ट्रांसलेशन मोड में बोलना। सोच उनकी, मान लो जैसे वो इंग्लिश में सोच रहे हैं और उनको बोलना है हिंदी में, तो अब उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से उनको हिंदी में आ रहा है लेकिन मान लो कोई बात को इंग्लिश में कहने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस भी चीज में आप सोच रहे हैं, जैसा आंसर सोच रहे हैं, वैसा ही उनको बता दें, कंस्ट्रक्ट करके बता दें। और यह प्रैक्टिस जब आती है जब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सुनते हैं और सुनने के बाद में उसी को ही पुनः दोहराने का प्रयास भी करते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में सोचें उसी लैंग्वेज में आपको उसका जवाब देना चाहिए। समस्या कहां आती है, जैसे मान लो आपसे कोई भी चीज आपको हिंदी में तो आ रही है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इनको इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करके बताऊं, लेकिन वहां पर जो है आप चुक लेंगे और थोड़ी हिचकिचाहट होगी। कहीं पे मान लो आपने कुछ गलत बोल दिया तो फिर इंटरव्यू पैनल के मेंबर हो सकता है आपको थोड़ा सा टोकें, और जैसे ही टोकें, पहले से ही वो नर्वस सिचुएशन है,
और उसमें आप और ज्यादा नर्वस जो हैं वो हो जाते हैं, और फिर आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू एक तरह से नीचे की ओर जाने लग जाता है। तो आप जो सोचें वही बोलें। कई बार हम ये सोचते हैं कि ठीक है, इस चीज का जवाब हम ऐसे दे देंगे, जैसे मान लो पूछा जाए आप आरएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, वो ये कहती है कि मैं आरएएस अधिकारी इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं इसमें ये काम कर सकूं, मैं इसमें ये काम कर सकूं, मैं इसमें ये काम कर सकूं, इसका एरिया काफी व्यापक है, इसका एरिया जो है वो ऐसा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में आपके माइंड में आ रहा है केवल उसी को बोल दें। कई बार जो हमारे साथ में स्टूडेंट आते हैं वो क्या करते हैं, सर आई हैव ए प्लान इन विच आई कैन डू दिस, ऐसा करके। अब उनमें सर मेरे पास जो है एक प्लान है, या मेरी स्कीम ये है, मेरे दिमाग में इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, करंटली आई एम रनिंग ए थॉट। एक बार जो है एक स्टूडेंट ने हमें कहा करंटली आई एम रनिंग ए थॉट। जैसे मान लो कोई पूछ ले कि मेरे दिमाग में एक विचार सर दौड़ रहा है जिसमें ये बात ऐसा है, तो उसको वो इंग्लिश में जो है कैसे, नहीं ऐसा नहीं, सर आई गॉट अ थॉट इन माई माइंड। इसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि आई हैव गॉट ए थॉट इन माई माइंड, या सर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। तो ये जो चीजें हैं आपको कॉमनली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब ये आपको सुनने में लगेगा कि सर ऐसा नहीं होता, अरे नहीं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं और मान लो आपको हिंदी में विचार आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मारवाड़ी में भी कई सारे वर्ड जो हैं या उनकी जो बोलने की फ्लो है वो आपको थोड़ा पहले प्रैक्टिस करनी होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को ये हिंदी आती है, उसके थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी है, मैं अपना काम चला लूंगा। नहीं, इंटरव्यू जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का चेक है। और पर्सनैलिटी कहां, जहां पर हर कोई लोग उसी कंपटीशन में है। किसी ने भी आधा एक नंबर ज्यादा ले लिया, आप उस लिस्ट से बाहर हो जाओगे। यहां पर यह नहीं है कि हमें उतने ग्रेड के मार्क्स हासिल करने हैं, हमें वो मार्क्स हासिल करने हैं जो कि हमें उन 1100 1200 1000 लोगों में रखें और ऊपर की कैटेगरी के लोगों में रखें। इसलिए जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपका सोच है, आपका अंडरस्टैंडिंग जिस लैंग्वेज में आपने डेवलप की है, उसी लैंग्वेज में आपको इनको प्रदर्शित करना है। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि ओवर रेस्पेक्ट के सिंड्रोम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ में जनरली हमने ये देखा है कि चूंकि पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा इस तरीके का है, या जहां से पढ़ाई की है वहां पर भी जो है इस तरीके की चीजें हैं कि हम या तो एक तरह से कहते हैं हम्बलनेस को दिखाते दिखाते एक तरह से अपने आप को सब्जुगेशन के माध्यम में चले जाते हैं। सब्जुगेशन का मतलब, जैसे मान लो आप इस तरीके की बात करने लग जाते हैं कि सर जैसा आप उचित समझते हैं, इस प्रकार के हम वाक्यांश का प्रयोग करने लग जाते हैं। सर जैसा आप जानते हैं, सर आपको जो उचित लगे, इन वाले शब्दों को हम जोड़ने लगते हैं। कैसे, पूछ लिया जाए कि आपका क्या विचार है कि पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलना चाहिए कि नहीं, तो आप जो है, या भारत को पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने चाहिए कि नहीं, आपका खुद का ओपिनियन है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहें खेलना चाहिए, उसके साथ में आप लॉजिक पेश कीजिए। आप सोचते हैं नहीं खेलना चाहिए, उसके साथ में लॉजिक पेश कीजिए, किसी प्रकार की हानि नहीं है। लेकिन जब आप ये कहने लगते हैं सर आप मतलब उचित समझें उस तरीके का ही जो है वो ये है, और या फिर सर मेरा तो ये सोचना है लेकिन सर आप ज्यादा जानकार हैं, सर आप जो हैं जैसा समझे वैसा होना चाहिए, ये गलतियां एक्चुअल में बच्चे करके आए हैं और उन्होंने हमें आकर के बताया है। ये पिछले बार की घटनाएं हैं जहां पर उनके नंबर्स जो हैं फिर वो 30 से भी नीचे के मार्क्स रहे, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये नहीं समझ रहा या ये कोशिश नहीं कर रहा कि उनको आप ओवर रेस्पेक्ट दें। ओवर रेस्पेक्ट जो है कई बार सिचुएशनल क्वेश्चंस में एक तरह से आपको डिसीजन जो मेकिंग है आपकी, वो दूसरों के कंधे पर डालने लायक आप हो जाते हो। जैसे सर आप जैसा उचित समझे, सर मैं तो वही आदेश का पालन करूंगा। नो, आपके खुद के भी तो आप एरिया के जानकार हैं, उनको बताइए। जैसे मान लो आप एक एरिया के एसडीएम हैं, आपको बोला कि आप एसडीएम के तौर पे कार्य कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको इसकी
सूचना देनी है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आपको उस सिचुएशन के बारे में कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसके बारे में कदम उठाएं, तो आप क्या ये कहेंगे कि सर जैसा आप उचित समझे, मैं तो सर बिल्कुल आप ही के आदेश का पालन करूंगा। तो भैया वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एरिया में आप हैं, उस लोकल कंडीशन को आप जानते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भी जानते हैं, आपका ओपिनियन भी जो है वो जान रहे हैं। तो ये तो कम से कम हमें बताना है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि ओवर जो रेस्पेक्ट है वो नहीं होना चाहिए, हमें रेस्पेक्टफुल उनके लिए होना चाहिए, लेकिन ये जो है वो सब्जुगेशन में ना बदले। अब रेस्पेक्ट और ओवर रेस्पेक्ट में क्या फर्क है? रेस्पेक्ट का मतलब है जो भी वो बात कर रहे हैं उनकी बात बीच में ना काटें, पूरी सुने, अपने जो भी वक्तव्य हैं ओपिनियन हैं उनके सामने रखें। रखते वक्त जो है आपका बोलने का तरीका, आपकी उनकी आंखों में आंखें डाल करके जैसे कहते हैं ना आई कांटेक्ट, ये सभी एकदम सही होना चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली सही होनी चाहिए। वो आपको पानी मान लो बोल रहे हैं कि भाई पानी पी लीजिए, और आप उनको ये कहें सर सॉरी सर थैंक यू, एक चेहरे का भाव, सॉरी सर अभी प्यास नहीं है थैंक यू सर, तो चेहरे का भाव ये रेस्पेक्ट दिखाता है। लेकिन अपना जो कार्य है किसी दूसरे के सर पर मर देना या पूरे ही आदेश उन्हीं से ले लेना, यह ओवर रेस्पेक्ट की श्रेणी में आता है। हिंदी मीडियम हो चाहे वो ऐसे विद्यार्थी जो कि ज्यादातर रूरल ग्राउंड से आते हैं या जिनको इस प्रकार की एजुकेशन या फिर एक तरह से कहते हैं तो एनफोर्स्ड वाला जो चीज है, अगर वो उन्होंने लर्निंग नहीं की है तो दिक्कतें वहां पर भी आ जाती हैं। इसलिए ओवरली रेस्पेक्टफुल ना बने, रेस्पेक्टफुल तो आपको बनने रहना है, एरोगेंस तो बिल्कुल नहीं दिखानी। एरोगेंस का मतलब है मान लो जैसे आपको कुछ बीच में उन्होंने पूछा और आप बीच में फिर से चलते ही जा रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, या आप अपना पॉइंट, आपको मान लो किसी आंसर में 10 पॉइंट्स आ रहे हैं, अब उन 10 पॉइंट में आपने 2 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट बताए, सर ने रोक लिया आपको बीच में, लेकिन आप जो है वो 5-6 पॉइंट के बिना रुक ही नहीं रहे, तो भैया ये चीज नहीं करनी है। नंबर यहां कटते हैं, मीडियम से नंबर कभी नहीं कटेगा। आप बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अब जैसे लैंग्वेज के बारे में कई बार लोग जो है बहुत ही क्लिष्ट शब्द यूज करने लग जाएंगे अपनी मतलब जो भी मीडियम है। अब क्लिष्ट का मतलब अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इस प्रकार की बोलेंगे कि भैया वो जो सामने वाला है वो कन्वर्सेशन करने के लिए बैठा है, उनको वहां पर कम्युनिकेट करनी है अपनी बातें। और आप जो पढ़ते हैं ना कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का सीधा मतलब होता है जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में है, वह जो सेकंड पार्टी या जो पार्टी हमारे सामने बैठी है उसको हम वो अच्छे तरीके से जैसा वो समझना चाहते हैं बता दें। यही तो कम्युनिकेशन है। तो आप अगर ऐसे क्लिष्ट लैंग्वेज का यूज करोगे, इतनी बड़ी ग्रामेटिकल शब्दावली का यूज करेंगे, नहीं बात बनेगी। अब हर चीज में आप ये सोचें कि सर मैं तो पूरी की पूरी 100% इंग्लिश में बात करूंगा या हिंदी में बात करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको वो जो शब्दावली है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। कई बार हमने इन स्टूडेंट से ये भी देखा, हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो हिंदी या फिर जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें मैंने ये देखा है कि सर ओपिनियन मेकिंग में बड़ी दिक्कत हमें आती है। अब ओपिनियन मेकिंग बड़ी इजी है, हमने पहले भी आपको बताया है, किसी चीज का अगर ओपिनियन बनाना हो तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको क्या उचित लगता है, आपकी पर्सनैलिटी क्या कह रही है उस मामले में, उसको सबसे पहले आपने सोच लिया। अब उसको आप तराजू पर तोलिए। कैसा तराजू? कि भैया ये बात संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चुनाव का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, अब भैया चुनाव के बहिष्कार तो करो, लेकिन चुनाव का बहिष्कार करोगे तो फिर हासिल क्या होगा? तो बेटर है कि चुनाव की प्रक्रिया को और ज्यादा स्वच्छ और सही बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा आप कह सकते हैं सर लीगली जो है ये चीजें सही होनी चाहिए। तो आपने जो भी चीज सोची वह लीगली तौर पर सही हो। तीसरा क्या है? जो आपने सोचा है उसकी कोई ना कोई जो एक कॉस्ट भी होती है। कॉस्ट का मतलब है जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी बातें हैं, उसकी आपके दिमाग में या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आइडिया को कॉस्ट भी चाहिए, रिसोर्स चाहिए। तो वो रिसोर्स ऐसे नहीं बढ़ जाए कि भैया आप जो हैं जो बातें कर रहे हैं वो हवा में ही रह जाएं। तो ओपिनियन आपको बिल्ड करना है।
कई बार आपको ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहां पर देश के इंटरेस्ट की बारे में बात करनी पड़ेगी, भले ही चाहे वो अपनी पर्सनल कॉस्ट वहां पर लग रही हो या हमारी पर्सनल जो रेपुटेशन है या जो ईगो है हमें साइड में रखना हो। तो ओपिनियन हमेशा आपको बनाना है। तो ये जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम वाले या रूरल बैकग्राउंड वाले, उनकी एक चीज जो हमेशा देखी जाती है कि ओपिनियन में ज्यादातर वो लोग जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, किसी एक साइड को लेने से डरते हैं। लेकिन एक साइड लेने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है वो गलत साइड ले रहे हैं। साइड वो लीजिए जो कि ये चीजों पर खरी उतरे, देश के इंटरेस्ट के बारे में बात हो, देश की जो कोस्ट यानी रिसोर्सेज के बारे में बात हो, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो चीज सही हो। और फिर बताया जाता है कि आपको जो आंसर देना होता है ना, वहां पर आप में दिखता है कि हां इसके दिमाग में क्लैरिटी है, वरना फिर वो वहीं उलझ जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में समझ ही नहीं पाते कि भैया क्या बोलना चाहता है। एक क्वेश्चन में कुछ बात करने लग जाते हैं, दूसरे बात में कुछ बात करने लग जाते हैं। तो न्यूट्रलिटी नहीं रखनी है। अब बात आती है नेक्स्ट की, तो ये है रटा हुआ कंटेंट। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में देखा है जो कि स्पेशली इन दोनों बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि एक तो चीज, जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ने कम्युनिकेशन हो, पब्लिकेशन हो, इनका दायरा अपने आप का जैसे ही कैप्चर किया है, वो दायरा जो कैप्चर किया है उसकी वजह से समस्या ये आ गई है कि जो भी रिसर्च हुआ कंटेंट है, जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, यह सब इंग्लिश में ज्यादा मिलने लग गई है। तो वहां पर हिंदी में कई बार चीजों को समझना या लाना या नई नई चीजें लाना बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रहा है। उसकी वजह से एक और चीज वो हो रही है कि आपको जो कंटेंट है ना, वो कम अवेलेबल होने की वजह से आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते आंसर को। और जब आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं ना आंसर को, तो वो एक ही आंसर या एक ही चीज आप बारी बारी से पढ़ते रहते हैं। हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ते जा रहे हैं, जो आपके नोट्स उनको रिवाइज करते जा रहे हैं। अब आपने वो नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी, आरबीएससी की बुक या किसी अन्य वेबसाइट से, तो वैसे की वैसे ही वो जो है इंप्रिंट होने लग जाती है। नहीं, इंटरव्यू में हमें प्रैक्टिकल आंसर देना है। अब जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी की कोई भी आपसे आंसर पूछे, साइबर क्राइम का कोई भी आंसर पूछे, किसी भी चीज का, मान लो साइबर क्राइम से कंप्यूटर के द्वारा हुआ कारित कोई भी अपराध साइबर क्राइम की उसमें आता है, इसमें ये भी नहीं, आप सीधा कह सकते हैं सर साइबर क्राइम वो है जहां पर इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके माध्यम से कोई भी फ्रॉड या किसी भी मतलब चीज को किया गया, कोई भी ऐसा अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। सिंपल यानी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है सर? डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है इस प्रकार की करेंसी जो कि फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है सर। अब उसमें आप जो है वो वाला आंसर ना दे कि लेजर टेक्निक से बनाया गया क्रिप्टो, ये जो है उसका ये इस तरीके से नहीं, आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है। भारत की विदेश नीति के बारे में बताइए। अब कोई मान लो आपसे पूछे कि भारत की विदेश नीति, तो आप साफ कहें भारत सर हमेशा शांति का, सुरक्षा, संप्रभुता, किसी भी देश की हमेशा कैसे अक्षुण्ण रह सकती है इसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में वकालत करता है। नेशन फर्स्ट और उसके बाद में नेबरहुड, इनके बारे में बात करता है। तो यही तो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति। अब विदेश नीति के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर उसमें ये ना लाएं भारत की विदेश नीति, भारत की संप्रभुता, भारत की इससे अखंडता इनसे प्रभावित होती है, हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। ये नहीं, प्रैक्टिकल, वहां पर आप संवाद करने बैठे हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि रटा हुआ कंटेंट ना हो, वो कंटेंट जो है प्रैक्टिकल हो और कंसाइज भी हो। जो आप बात कर रहे हैं बस उसको बात को करके खत्म कर दें, हमें निबंध लेकर नहीं करना, लेकिन हमें वो भाव बताने हैं कि भैया भारत की विदेश नीति ये कहती है। कई बार क्या होता है, हमें कोई सवाल पूछा जाता है और सवाल के जो हम आंसर देते हैं उसी से ही एक और क्वेश्चन जनरेट होता है। अभी जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा होता है, इससे भी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट आप पहले कर लें कि ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा गया है क्योंकि मैंने ये जवाब इस तरीके का दिया था। अब उस जवाब में से ही आपका जवाब निकलेगा अगर वो क्वेश्चन आ रहा है, या उस सिचुएशन जो उस आंसर को बताने की थी उसी में ही आपको फिर वो उत्तर लाना है। ऐसा नहीं कि आप कोई और उत्तर ला दें, हालांकि उसके 50 उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसी के पास में रखें। मान लो चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर विवाद के लेकर के बड़ी समस्या है।
आंतरिक सुरक्षा के बारे में जो है बड़ी समस्या है। अगर हमें पाकिस्तान के बारे में बात करें तो आप वहां पर विदेश नीति के पॉइंट में बात कर रहे हैं, पूछ लिया जाए कि चलो ठीक है बताओ विदेश नीति क्या होती है, तो फिर आप आंतरिक सुरक्षा को बता दें। हो सकता है वो उससे रिलेट करके ही आपसे पूछ रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो फिर आपसे वो कह देंगे इसका मतलब आंतरिक सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ही आपने बता दिया ना। बात यह है कि रटा हुआ कंटेंट ना देखें, वहां पर अटेंटिव रहें। जो भी आपने आंसर दिया है वो किस थीम पर दिया है वो भी मैटर कर जाता है। फिर बात आती है हमारी इंग्लिश वर्ड से डरना। हम इन स्टूडेंट्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे रूरल कैटेगरी के इंसान हो या सेमी अर्बन एरियाज के भी हो, वो कई बार जैसे अपन बोलते हैं ना पब्लिक पार्टिसिपेशन को सर बढ़ाना चाहिए, इनोवेशन करने की हमें जरूरत है, या सर जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको हमें बढ़ाना है, गवर्नमेंट की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको हमें इंप्रूव करना है, सर बजट को जो है हम इकोनॉमिक सर्वे को पेश करने के बाद में करते हैं। तो इसमें लोग इकोनॉमिक सर्वे बोलने के बजाय आर्थिक समीक्षा, तो इस तरीके के, या फिर अगर उत्तरदायित्व के बारे में जवाबदेहिता, इस प्रकार के शब्द बोलने के बजाय आप उनको इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मल्टीलिंगुअल एक्टिविटी है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मल्टीलिंगुअल एक्टिविटी। मल्टीलिंगुअल का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक ही लैंग्वेज में आप बात करो, इसमें आपसे सब कुछ एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो मिश्रित भाषा में बात करें, मिक्स्ड लैंग्वेज में बात करें। तो उसके कारण क्या होगा, उनको लगेगा कि हां इसको ये भी समझ में आता है, इसको ये भी समझ में आता है, और बड़े क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल यहां पर नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे ज्यादातर हॉबी बोली जाती है, क्रिकेट बोला जाता है, ट्रेन्स बोली जाती हैं, एरोप्लेन बोला जाता है। अब इनको अगर अपन इनके हिंदी शब्दों में जाएं तो कितना जो है दिक्कत आती है। तो आप ये समझें कि सर देयर आर सर्टेन वर्ड्स, या कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ही यूज करें तो बेहतर है। और इंग्लिश में यूज करने का सीधा सा जो मतलब यह आता है कि उनको आपकी दो चीजों का पता चलता है कि हां ये लैंग्वेज तो जानता ही है, लेकिन इसको भी पढ़ने में इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से कहूंगा, कहां पर आपको कौन सी लैंग्वेज में बात करना है, एटलीस्ट ये मल्टीलिंगुअल एक्टिविटी है। फिर से बात आती है कि भैया पर्सनैलिटी नहीं दिखाना। अब आप जाकर के वहां पर बैठ जाओगे, बड़े चिंतित से रहोगे, अंदर ही अंदर थोड़ा सा डरे हुए रहोगे, तनाव में रहोगे, कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, मेरे को हिंदी पूरी अच्छे से बोलने नहीं आती सर, मैं तो बिल्कुल मारवाड़ी बैकग्राउंड का रहा हूं। यह भी हमने देखा है। हमने कई बार उनको 1-on-1 में जो मॉक सेशन में आंसर्स बताए उनकी ही लैंग्वेज में, उन्हीं के आंसर को सही करके बताया, तो उसको भी वापस से वो नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर का जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है, या तो वो निचले स्तर पर रहता है, या अटेंटिव नहीं होते, कहीं या तो शाय फील करते हैं, या इनवर्ड लुकिंग होते हैं, या अंदर ही अंदर अशांत होते हैं। ये गलती नहीं करनी। आपको ये सोचना है ये जो मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं इसमें सही से प्रदर्शन नहीं करूंगा तो अपने आप ही गया, मैं तो आउट हो गया रेस से। ये क्यों कर रहे हैं? मेंस में आपने बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, तो उसको आगे लाइए ना। जो आपको आता है उसको सही तरीके से प्रदर्शित करिए ना। तो यही तो बात हो जाती है। तो इंटरव्यू इसलिए जो है पर्सनालिटी को दिखाना वहां पर इंपॉर्टेंट है। अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा नहीं करना कि हमें जो आ रहा है वो सारे के सारे पॉइंट हम बताते जा रहे हैं। नो, आपको सिंपल ध्यान ये रखना है, आपको सिंपल जो है ध्यान ये रखना है कि भैया जो भी हम बात करें हमारी पर्सनालिटी दिखे। पर्सनालिटी क्या? अच्छी बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आई कांटेक्ट, तीसरा आपका ओपिनियन उनको प्रदर्शित हो, चौथा आप जो पर्सनालिटी रिलेटेड डायमेंशन, यानी अगर आपसे कोई भी पर्सनल सवाल पूछा जाता है या आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो उसका भी अच्छे से अच्छा आंसर आप दे पाए, तभी जाकर के आपके पर्सनालिटी के डायमेंशन दिखेंगे। इसमें यह नहीं है कि आप जो है बिल्कुल डर रहे हो, कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, या आते हुए भी आप उनको नहीं बता रहे हो। फिर मैं एक और चीज कहूंगा, जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन इंटरव्यू देने के बाद में उनको लगे कि हां हमारी भी तैयारी करने के लिए हमें क्या प्रीलिम्स वापस आ रही है, तो आपको मैं बता दूं आरएस जंक्शन जो है वह प्रीलिम्स के लिए सक्षम 60 प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है। इस सक्षम 60 प्रोग्राम में प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड जो है हमने प्रोग्राम बनाया है। अब इसमें क्या है,
जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं, एक तो वो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे रोजाना की रोजाना। हम उसको आपका सिलेबस 60 दिन में हमने मतलब डिवाइड किया है। जो भी रोजाना का जो सिलेबस है उसके नोट्स आपके लिए अपलोड कर दिए जाते हैं आपकी एप्लीकेशन पर, और ये वो नोट्स हैं जो कि आरपीएससी के द्वारा अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इनमें से फिर आपको टॉपिक वाइज 50 एमसीक्यू रोजाना प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 50 का मतलब है जब तक आप 60 दिन तक तैयारी कर लेंगे तो कम से कम आप 3000 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर लोगे। 3000 क्वेश्चंस, तो 3000 क्वेश्चन इज नॉट ए स्मॉल मैटर। फिर बात आती है, चूंकि ये प्रोग्राम रोजाना का है तो आपको डेली प्रैक्टिस इसमें हो जाती है। इसी के साथ फुल लेंथ टेस्ट इसमें है, डाउट के सेशन इसमें है, वीडियो सॉल्यूशन जो है कई चीजों का प्रोवाइड किया जाता है। कोई चीज में हमें लगता है कि इसमें बच्चों को समस्या आएगी चीजों को समझने में, कंसेप्चुअल लेक्चर्स और पर्सनल मेंटरशिप, और ये सभी इसी तरीके के हैं जिस तरीके से हम हमारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का प्रोग्राम जो है वो इस आगे लेके जा रहे हैं। इंटरव्यू के प्रोग्राम में जिस हिसाब से हमारी मेहनत चल रही है, सेम टू सेम हम प्रीलिम्स और मेंस में करना चाहते हैं। मेंस में अब जैसे हमने पिछली बार संभव जो प्रोग्राम चलाया उसमें जो भी हमारे बच्चे थे उन्होंने 100% रिजल्ट दिया, उनका मेंस क्लियर हुआ। कई ऐसे विद्यार्थी जिनका पहले नहीं हो पा रहा था उन्होंने भी इस प्रोग्राम का फायदा उठा करके अपनी मेंस क्लियर की, क्योंकि इसमें आपको वैसा ही जैसे ये 60 दिन का प्रोग्राम है, ये 100 डेज की मेंस राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें कंप्लीट नोट्स, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट आपको किए जाते हैं। अब वो डेली जो टेस्ट होते हैं उसमें आप लिख करके अपनी जो भी राइटिंग स्किल्स हैं उसको चेक करते हैं, मॉडल आंसर आपको पता चलते हैं, और जो अपडेटेड नोट्स हैं उसके बाद में आपकी जो एक अपडेशन है नोट्स की वो हो जाती है। प्लस वीकली इसमें फुल लेंथ टेस्ट होता है, और इन कॉपीज को जो आरएएस में चयनित कैंडिडेट्स हैं उनकी देखरेख में चेक किया जाता है। उसके बाद में डाउट सेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीडियो सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल लेक्चर्स और पर्सनल मेंटरशिप भी हमारे इस मेंस राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इसलिए आप लगातार जो हैं वो जारी रखें अपनी स्टडी को। जैसा आपको कोर्स चाहिए आरएएस जंक्शन से, आप उम्मीदों के मुताबिक वैसी स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको मैं फिर से कहूंगा कि हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं डरना, आपको अपनी तैयारी है वो लगातार जारी रखनी है। थैंक यू वेरी मच।